हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज ये आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार। और ये शब्द विचार का दूसरा भाग मैं लेकर के आई हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या व्युत्पत्ति भी कहते हैं और बनावट भी कहते हैं। तो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के अनुसार जो वो शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्दों के बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, हम परिभाषा देखते हैं। पहले तो परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष ध्यान देना परिभाषा के ऊपर। जिन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? या तो किसी अर्थ विशेष के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि खंड किए जाएं, खंड मतलब टुकड़े, यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। अब आपके पास देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, रोटी, पानी, घोड़ा, फल, घर, पशु आदि। तो हम रोटी को जैसे मान लीजिए टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े, हमने अलग करके लिखना है। रोटी शब्द है आपके पास, रोटी एक विशेष अर्थ दे रहा है, अपने शब्द का एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो अगर हम इसे अलग करके लिखते हैं तो रो प्लस टी आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन दोनों में से किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम रोटी बना देते हैं तो एक विशेष अर्थ जो वो निकल रहा है। वैसे ही पानी का अगर हम करते हैं पा प्लस नी, तो दोनों ही ये जो खंड किए हुए हैं, ये जो टुकड़े कर दिए हुए हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। वैसे ही घोड़ा दिया है, घो प्लस ड़ा, तो इनका भी कोई अर्थ नहीं रह रहा है ना। तो इसी तरह से फल है तो फ प्लस ल, कोई अर्थ नहीं रह रहा है इनका। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है, और एक ऐसा शब्द बनता है जिसका अर्थ जो है वो निकल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार है घर, घर में घ प्लस र, अगर टुकड़े कर दिए इनके तो इनका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं रह जाता है। उसी प्रकार है पशु, प प्लस शु। तो देख लीजिए कि जब इनके टुकड़े कर दिए गए तो इनमें से किसी भी शब्द का कोई भी हमें पता नहीं चल रहा है कि इनका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रूढ़ शब्द। और अगर हम इनको जोड़ करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये जो है अपना एक विशेष अर्थ हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसे कहेंगे रूढ़ शब्द। दूसरा है हमारे पास यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं, ये मैं परिभाषा बताती हूँ पहले आपको। योग में इक प्रत्यय लगाकर, ठीक है, योग प्लस इक क्या बना? यौगिक। तो बोला योग में इक प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द बना है। इसका अर्थ है योग से निर्मित, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन दो शब्दों में से कोई भी एक शब्द रूढ़ होता है, अर्थात यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि द्वारा होती है। समझ में आ गया क्या बताया गया है इसमें? कि जो ये शब्द, जैसे हमारे पास शब्द दिए हुए हैं ना, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, पुस्तकालय, विद्यालय आदि, ये शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर इन शब्दों को हम अलग करके भी लिखेंगे और उनमें से कोई एक रूढ़ शब्द भी रहता है तो भी वो अपना अर्थ जो है वो स्पष्ट करता है। आपने देखा ऊपर मैंने आपको बताया कि जो रूढ़ शब्द हैं वो अपने एक अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इन शब्दों को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इनमें दो शब्द हैं जो दोनों ही अपना अर्थ जो है वो प्रकट करेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता में अगर हम राष्ट्र अलग कर देते हैं और पिता अलग कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं राष्ट्र और पिता, ये दोनों हमने शब्द अलग अलग कर दिए। देखिए दो शब्दों के योग से बना है। तो राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? देश, ये अपना एक अर्थ प्रकट कर रहा है हमारे पास। और पिता का अर्थ क्या हुआ? पितृ। ठीक है,
पिता को पितृ भी कहते हैं, तो ये भी एक अपना अर्थ जो वो दे रहा है ना। और जब दोनों को जोड़ दिया तो बना राष्ट्रपिता, तो ये यौगिक शब्द बन गया। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं तो ये दोनों जो है अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास है दूसरा प्रधान और मंत्री। तो आपने देखा होगा प्रधान प्लस मंत्री, दो शब्द हमारे पास निकल गए और दोनों के ही अर्थ निकलते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य, ठीक है, प्रधान मुख्य बोलते हैं ना। और मंत्री का अर्थ हुआ सचिव, इस तरह से। तो देखो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे शब्द जिनका अगर हम टुकड़े कर दें, अगर हम उनको अलग कर दें और दो शब्द बना दें तो भी उन दोनों का अर्थ जो है वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे यौगिक शब्द, ठीक है। अब हमारे पास है पुस्तकालय, तो इसमें हम करेंगे पुस्तक और आपको पता है प्रत्यय लगाया तो प्लस आलय बनता है, तो हम इसको अलग करके लिखते हैं और देखते हैं क्या अर्थ निकलता है इनका। ये है पुस्तक और दूसरा है हमारे पास आलय, इस तरह से, है ना। तो पुस्तक का अर्थ क्या हुआ? किताब, आपको पता है इसका अर्थ निकल रहा है किताब। और आलय मतलब, आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है। किताब का घर किसको कहते हैं? लाइब्रेरी को कहते हैं, किताब का घर कहते हैं ना। तो ये क्या है? आलय का मतलब घर। तो इसका भी देखो दोनों को अलग अलग करके लिखा, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो निकल रहा है। आगे है हमारे पास विद्यालय, इसमें भी देखिए विद्या प्लस आलय, है ना। तो इसको भी हम अलग करके लिखते हैं। ये हमने लिखा विद्या और प्लस हमने करके लिखा आलय, ठीक है। तो विद्या का मतलब क्या हुआ? शिक्षा। और आलय का मतलब क्या हुआ? घर, है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा घर जहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विद्यालय। दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और दोनों से ही हमें पता चल रहा है कि जब इन दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों का जो है वो क्या अर्थ निकल रहा है ना। और मिला करके एक नया अर्थ बनाया इन्होंने, नया शब्द बनाया और उसका अर्थ जो है वो भी हमें स्पष्ट हो रहा है। तो ये हुआ यौगिक शब्द, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है योग रूढ़। तीसरा जो हमारे पास इसका भाग है तीसरा, वो है योग रूढ़ शब्द। तो कौन से होते हैं योग रूढ़? पहले परिभाषा जानेंगे। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, अर्थात जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या समझे हम? योग रूढ़ शब्द क्या होंगे? वैसे तो वो दोनों ही यौगिक की तरह दिखाई देंगे आपको, ठीक है। लेकिन जब हम उनको अलग करके लिखते हैं और उनका अर्थ देखते हैं तो वो किसी तीसरे विशेष के लिए उसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जो शब्द हैं हमारे पास योग रूढ़ के, उनका जो अर्थ निकलेगा वो किसी सामान्य अर्थ के लिए नहीं होगा, वो किसके लिए होगा? एक विशेष अर्थ प्रदान करेंगे। ऐसे शब्द जो कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए आपके पास उदाहरण दिया हुआ है जलज। अब इसमें देखिए जल और ज हमने दोनों को अलग करके लिखा, ठीक है। जल का अर्थ आपको पता है पानी होता है, और ये जो ज बच गया हमारे पास, ज, इसका मतलब हुआ उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना। जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न क्या होता है? देखो जल में तो आप कहेंगे कि मछली भी होती है, जल में तो और जीव जंतु भी होते हैं, जल में तो और घास फूस भी उत्पन्न होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन चीज़ों के लिए क्या जलज शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है? नहीं। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के लिए। तो एक विशेष अर्थ के लिए इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। ये जो जलज शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? कमल के लिए। जल में जन्म लेने वाला क्या होगा? कमल, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास लंबोदर। लंबोदर शब्द जो है इसमें भी है लंबा, लंबा प्लस उदर। क्या है इसमें? प्रत्यय करके जोड़ा हुआ है ना, लंबा प्लस उदर, तब बनेगा लंबोदर, है ना। इस तरह से देखिए लंबा प्लस उदर। और जब इसमें आ और ऊ, लास्ट में ये आ और ऊ जुड़ गए तो ये बना ओ की मात्रा, तो बन गए उदर, ओदर, लंबोदर, इस तरह से, है ना। तो लंबा है उदर जिसका, आपको पता है लंबा है उदर जिसका हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश के लिए।
अगर मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका बहुत बड़ा पेट है, उधर क्या होता है, उधर होता है पेट, उधर किसे कहा जाता है, पेट को। तो अगर कोई बड़े पेट वाला आदमी जा रहा है तो हम उसे कभी भी लंबोदर नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, ये किसी विशेष के लिए बोला गया है, तीसरे के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये किसके लिए कहा गया है, गणेश के लिए। उसके बाद है पीताम्बर। पीताम्बर में पीत प्लस अंबर, किस तरह से होगा इसका, हम अगर इसको अलग करके लिखते हैं तो ये बनेगा पीत प्लस अंबर। पीत होता है पीला, ठीक है, और अंबर होता है वस्त्र। अंबर जो है वो वस्त्र को भी कहा जाता है, ऐसा नहीं कि अंबर आसमान को कहा जाता है, अंबर जो है वो वस्त्र को भी कहा जाता है। तो पीले वस्त्र, अगर हम पीले वस्त्र पहन के चल पड़े तो हमें कोई पीताम्बर थोड़ा ना कहेगा, ठीक है, हमें कोई नहीं बोलेगा कि ये पीताम्बर आ गया, लेकिन हमें पता है पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये शब्द कृष्ण जी के लिए, ठीक है। पीले हैं अंबर जिसके, किसके हैं पीले अंबर, कृष्ण जी के लिए, उन्हीं के लिए कहा जाता है कि ये पीताम्बर शब्द भी उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दशानन। इसमें आएगा दश प्लस आनन। दश का मतलब हो गया 10, ठीक है, 10 जो है इसका अर्थ क्या हुआ, 10। और जो आनन है, आपको पता है प्लस आनन, आनन क्या होता है, मुख, है ना, किसके लिए कहा जाता है, मुख के लिए आनन शब्द का प्रयोग भी होता है। तो 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं 10 आनन, रावण के, ठीक है, किसके लिए कहा गया है, रावण के लिए। तो किसी के अगर 10 मुख कोई आर्टिफिशियल लगा करके चल पड़ता है तो उसको भी हम दशानन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये विशेष रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। आगे है नीलकंठ। नील और कंठ, नील का मतलब होता है नीला, ठीक है, नील का मतलब क्या होता है, नीला, और कंठ का मतलब होता है गला, पता है ना आपको, कंठ क्या होता है, गला। नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, शिव का, शिव के लिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जब जहर पी लिया था तो उनका गला जो था वो नीला हो गया था, है ना। तो जो नीला है कंठ जिसका, वो शिव के लिए कहा गया है, किसी तीसरे विशेष के लिए कहा गया है, और उन्हीं के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। समझ में आ गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। अब है हमारे पास महावीर। महा और वीर, महा का मतलब महान और वीर का मतलब बहादुर, ठीक है, इस तरह से बहादुर। तो ये हुआ महान है जो वीर, किसके लिए कहा गया है, हनुमान जी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो शब्द हैं, जलज, लंबोदर, पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, महावीर, इस तरह से और भी कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ देने के लिए, कोई किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है और विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आपने सबसे पहले याद रखना कि जो योग रूढ़ है वो किसी तीसरे विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और जो यौगिक शब्द है वो दो शब्द जो अगर उनको अलग कर दिया जाए फिर भी दोनों का अर्थ जो है वो निकलता है, वो हो गया यौगिक। और रूढ़ शब्द कौन से हुए, रूढ़ शब्द हुए जिसका किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, जिस शब्द को अगर उनके खंड कर दिए जाएं, उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। धन्यवाद।